अस्सलाम वालेकुम बेटा जी। आपने कभी फिल्मों में डायलॉग सुना होगा कि ज़िंदगी इम्तहान लेती है। किसी सियाने बंदे ने ये कहा है बेटा कि ज़िंदगी उस्ताद से ज़्यादा सख्त होती है। उस्ताद या कोई भी टीचर पहले सबक देता है, फिर इम्तहान लेता है, और ज़िंदगी पहले इम्तहान लेती है, फिर सबक देती है। तो कहने का मकसद ये है बेटा जी कि इम्तहान, टेस्ट, एग्ज़ाम, ये सारी ज़िंदगी आते रहेंगे। आपको ज़िंदगी में इनसे वास्ता पड़ता रहेगा। और मैं ये अक्सर कहा करता हूँ स्टूडेंट से कि इम्तहान का तो लफ्ज़ ही ऐसा है कि बड़े बड़े नबी, पैगम्बर, औलिया, अल्लाह के बड़े बरगज़ीदा बंदे भी पनाह मांगा करते थे कि या अल्लाह किसी इम्तिहान से ना पाई। तो इम्तहान में पढ़ना, इम्तहान देना, ये ज़िंदगी का हिस्सा है। इससे मफ़र नहीं है, इससे आप बच नहीं सकते। तो जब काम करना ही है, वफा कैसी कहाँ का इश्क जब सर फोड़ना ठहरा, तो फिर संग दिल तेरा ही संगे आस्था क्यों हो। तो जब काम करना ही है बेटा जी, तो बोर होके क्यों करें और औखे होके क्यों करें। क्यों ना थोड़ी सी दिलचस्पी के साथ कर लें और इंटरेस्ट के साथ कर लें। तो इम्तहानात का सिलसिला चलता रहता है, टेस्ट और एग्ज़ाम का सिलसिला चलता रहता है। ये काम तो हमने करना ही है। इसके बगैर तो हमारा पढ़ने पढ़ाने का कंसेप्ट, सीखने का, लर्निंग का प्रोसेस आगे चल ही नहीं सकता। तो इम्तहान हमारे होते रहेंगे। बराए मेहरबानी दिलचस्पी से दीजिए। तो आपके हर किस्म के मसाइल हल करने के लिए मैं आपके साथ मौजूद हूँ। तो किसी किस्म का कोई मसला हो तो ज़रूर बताइए। तो अब हम आज एग्ज़ाम की डिस्कशन शुरू करते हैं, टेस्ट की डिस्कशन शुरू करते हैं। हर टेस्ट के बाद हम ऐसे डिस्कशन करके आपके साथ शेयर कर लिया करेंगे, ताकि आपको पता चल जाया करे कि आपकी गलतियां क्या क्या हैं और आपने क्या लिखा और आपको क्या लिखना चाहिए था। तो चलो जी शुरू करते हैं। जी तो बेटा जी, चैप्टर 2 के फर्स्ट हाफ के टेस्ट की डिस्कशन हम शुरू करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जनाब आली आपको जो पेश किया गया, 10 क्वेश्चन थे इस टेस्ट में। तो मैं ब्रीफ कर देता हूं कि आपने क्या लिखना था ताकि आपको अंदाजा हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या था जी, देखें जनाब। व्हाट आर द टू मेथड्स ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन के दो मेथड्स कौन कौन से हैं। एक बात आप हमेशा याद रखिए कि जब भी आपको जो भी टेस्ट दिया जाएगा वो आपके सिलेबस से ही होगा। छोटे छोटे टेस्ट होते हैं, थोड़ा थोड़ा सिलेबस होता है, तो जो टॉपिक आपने पढ़े उसके बगैर तो उसके बाहर तो होना ही नहीं। वेक्टर एडिशन के दो मेथड कौन कौन से हैं जनाब। तो आपने देखना है कि वेक्टर्स को ऐड करने वाले कौन से टॉपिक थे। एक हेड टू टेल रूल था वेक्टर्स को ऐड करने का, और दूसरा था एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। और लेक्चर में आपको बताया गया था कि जो एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है वो मैथमेटिकल मेथड है वेक्टर्स को ऐड करने का, और जो हेड टू टेल रूल है वो ग्राफिकल मेथड है। तो पहला कौन सा है जनाब यारी, आपने लिखना था ग्राफिकल मेथड। ये मैं जो लिख रहा हूँ ये ज्यादा सोफिस्टिकेटेड आंसर है, मैं सिंपल करके बताता हूँ। ग्राफिकल मेथड, या सिंपल करके आप इसको हेड टू टेल रूल लिख दें वो भी ठीक है। हेड टू टेल रूल इज अ ग्राफिकल मेथड। और दूसरा एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, या यह मैथमेटिकल मेथड। आप दोनों में से कोई एक एक नाम लिख ले, आप देख लिखे कि कंफ्यूजन वाली तो इतनी बात है ही नहीं थी। आपको पता था कि आपने पूरे सिलेबस में अभी तक जो हाफ चैप्टर हुआ था उसमें आपने यही दो मेथड पढ़े थे वेक्टर्स को ऐड करने के। और अगला पार्ट क्या था इसका, हाउ आर दीज डिफरेंट। डिफरेंट क्या है, ये ग्राफिकल मेथड है, इसमें आपको ग्राफ बनाना पड़ता है, डायग्राम बनाना पड़ती है, उसके बगैर सॉल्व नहीं होता। एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मदद से ऐड हो जाता है, और इसमें आप बगैर डायग्राम के भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। इसमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इस्तेमाल करना पड़ते हैं, इसमें कंपोनेंट लेने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको ग्राफिकल मेथड है, डायग्राम बनाना पड़ती है, इसमें डायग्राम की जरूरत नहीं होती। लो जनाब इतना सारा काफी था। आप इतना ही बेशक लिखते हैं कि इसमें कंपोनेंट लेने पड़ते हैं, इसमें नहीं लेना पड़ते, इसमें वेक्टर ड्रा करना पड़ते हैं, इसमें वेक्टर ड्रा नहीं करना पड़ते, तो काफी है। एक स्टैंडर्ड शार्ट क्वेश्चन का जवाब जो आप लिखते हैं ना, ये 4 से 6 लाइनें,
वो काफी होती है, जरूरत से ज्यादा लेंथी करने का भी कोई फायदा नहीं, और टू मच शॉर्ट का भी इंप्रेशन सही नहीं होता। वो समझ लिया कि जनाब चलवा चलवा लिखा हुआ है, थोड़ा सेहतमंद हो, मेरी तरह स्मार्ट हो, ना बहुत मोटा ना बहुत पतला। दूसरा क्वेश्चन जनाब बयाली क्या था, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज मेंट बाय पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या है, एक ऐसा वेक्टर जो किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में किसी पॉइंट की पोजीशन या लोकेशन को रिप्रेजेंट करे, एक ऐसा वेक्टर जिसकी टेल हमेशा ओरिजिन पे हो, ये पोजीशन वेक्टर है। और अगला पार्ट इसका थोड़ा ट्रिकी सा था, राइट पोजीशन वेक्टर इन स्पेस। स्पेस का मतलब है 3D में, 3 डायमेंशन में लिखें। 3D मूवीज नहीं आती आजकल, तो 3 डायमेंशन में कैसे लिखना है, पोजीशन वेक्टर को आर से लिखते हैं, 3 कंपोनेंट। वैसे आप ये एक्स कंपोनेंट को ए या कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन बुक में ऐसे ए लिखा है तो हम भी यही लिख देते हैं, ये ज्यादा बेहतर है। ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, अगर 2 डायमेंशन में पूछा हो तो ए आई प्लस बी जे काफी है। 1 डायमेंशन में हो तो सिर्फ एक कंपोनेंट होगा, फिर एक्स कंपोनेंट ही लिखा जाएगा। वैसे तो वाई या जी भी हो सकता है, लेकिन ट्रेडिशन ये होती है कि अगर एक कंपोनेंट है तो सिर्फ एक्स लिखें, 2 है तो एक्स और वाई लिखें, 3 है तो एक्स वाई जी लिखें। अगर आपको दिया हुआ है फिर जो दिया है सब शुक्र करके उसको लिख दीजिए। तो पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन लिखना थी और ये इक्वेशन लिखना थी, इतना काम था जी सारा। ये था क्वेश्चन नंबर 2। तो जनाब अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है जी, हाउ कैन वी डिटरमिन द वेक्टर। हम वेक्टर कैसे मालूम कर सकते हैं, मतलब वेक्टर की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही मालूम करना है जबकि इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट गिवन हो, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट दिए हुए हों। लो जी एक्स और वाई कंपोनेंट दिए हुए हैं और रिजल्टेंट मालूम करना है। रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड कैसे मालूम करेंगे, a इज इक्वल टू एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर अंडर रूट। और डायरेक्शन कैसे मालूम करेंगे, टेंजेंट इनवर्स y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट। लो जनाब इतना काम था जी सारा बस। बाकी एक लाइन में आपको ऊपर लिख देना होता है, यहाँ के मैग्नीट्यूड ऐसे मालूम करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से मालूम करेंगे। डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही बस इतना लिख दीजिए काफी है, साथ एक एक लाइन लिख दीजिए, इनफ है। लो जनाब बयाली, चौथा क्वेश्चन पेश खिदमत है जी, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है जी, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएट बिटवीन आई जे के एन एंड आर यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताने के लिए इस्तेमाल होता है, तो आई यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस की सिमत बताने के लिए इस्तेमाल होता है। एक ऐसा वेक्टर जिसकी डायरेक्शन एक्स एक्सिस की सिमत में है उसका यूनिट वेक्टर होगा आई यूनिट वेक्टर। एक ऐसा वेक्टर जिसकी डायरेक्शन वाई एक्सिस की सिमत में है उसका यूनिट वेक्टर होगा जे यूनिट वेक्टर। जिसकी डायरेक्शन जी एक्सिस की सिमत में है उसका यूनिट वेक्टर होगा के यूनिट वेक्टर। एन यूनिट वेक्टर नॉर्मल वेक्टर के लिए, नॉर्मल वेक्टर के लिए आपने अब टॉर्क पढ़ लिया है। रिजल्टेंट वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है किसी सरफेस पर तो उस परपेंडिकुलर वेक्टर की डायरेक्शन बताने के लिए जो यूनिट वेक्टर इस्तेमाल होगा वो कहलाएगा एन यूनिट वेक्टर। और आर अक्सर लोगों ने सिर्फ लिख दिया कि जी डायरेक्शन आर वेक्टर की डायरेक्शन के लिए, पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन बताने के लिए इस्तेमाल होगा आर यूनिट वेक्टर। उसके बाद जनाब अली 5वां क्वेश्चन क्या कहता है जी, 5वां क्वेश्चन, हाउ थीटा कैन बी कैलकुलेटेड इफ फाई इज गिवन। जनाब फाई और थीटा में क्या फर्क है, फाई और थीटा। फाई बेटा जी किसी भी एक्सिस से शुरू करके किसी भी सिमत में एंगल हो सकता है। जो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है इसमें फाई एक्स एक्सिस से भी शुरू हो सकता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से शुरू होकर एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से शुरू होकर क्लॉकवाइज भी हो सकता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस से भी शुरू हो सकता है, क्लॉकवाइज भी एंटी क्लॉकवाइज भी किसी भी सिमत में हो सकता है। लेकिन जो थीटा है ये हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से शुरू होगा और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा। थीटा एक स्टैंडर्ड है, फाई कोई स्टैंडर्ड नहीं है, किसी भी सिमत में हो सकता है। थीटा स्टैंडर्ड है, काका कोई भी हो सकता है, किसी का भी नाम काका हो सकता है। मोहम्मद बख्श, अल्लाह यार, अल्लाह रखा, अल्लाह रखी, ये स्पेसिफिक हैं, ये वही हैं, इनकी जगह कोई और नहीं ले सकता, ये स्पेशल केस है। तो थीटा स्पेशल केस है, स्टैंडर्ड है, फाई स्टैंडर्ड नहीं है। तो जनाब आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, चारों क्वाड्रेंट में आपने लिखना है फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट थीटा इज इक्वल टू फाई,
फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू 5 और फर्स्ट क्वाड्रेंट की निशानी क्या है, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट दोनों पॉजिटिव होंगे। अगर एक्स कंपोनेंट नेगेटिव और वाई कंपोनेंट पॉजिटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो इसका मतलब है थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 5। फाई आपको दिया हुआ था, आपने थीटा बना लिया। थर्ड क्वाड्रेंट आपने हर क्वाड्रेंट अलग अलग करके लिखना था, डायग्राम बना के लिखना था। और अगर एक्स और वाई दोनों कंपोनेंट नेगेटिव हों तो थीटा क्या होगा जनाब, 180 प्लस 5 होगा। अगर एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव वाई कंपोनेंट नेगेटिव है तो थीटा इज इक्वल टू 360 माइनस 5 होगा। लो जी, इस तरह से आप फाई को थीटा में कन्वर्ट करेंगे। तो और एक और भी बात है कि फाई को थीटा में कन्वर्ट करने का फार्मूला यूनिक नहीं है, इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन कि आपका जो फाई एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में पाया जाता है। तो जनाब छठे क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं जी। लो जी, छठा क्वेश्चन क्या कहता है जनाब बेअली, ये ट्रिकी सा सवाल होता है जब मैं दिया करता हूं टेस्ट में, अक्सर लोगों ने इसको ठीक नहीं लिखा। क्वेश्चन ये था, अभी पहले मैं ये क्वेश्चन बोल दूं जो हमारे टेस्ट में आया था। क्वेश्चन नंबर जनाब कितना है जी, देखें 6। क्या कहता है जी, व्हाट चेंजेस आर एक्सपेक्टेड इन अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, what changes are expected in a vector physical quantity if it is multiplied by scalar physical quantity। जब आप एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को स्केलर फिजिकल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा। वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे, कौन सी चेंजेस एक्सपेक्टेड है, देखिए रिजल्ट वेक्टर ही होगा, लेकिन इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड चेंज होगी। चेंजेस क्या होगी, मैग्नीट्यूड में चेंज आएगी और यूनिट में चेंज आएगी और डायमेंशन में चेंज आएगी और फिजिकल क्वांटिटी ही चेंज हो जाएगी। अगर क्वेश्चन आए क्या है जो चेंज नहीं होगा, मां का प्यार, हाँ जी, उसका वेक्टर होना चेंज नहीं होगा, वो वेक्टर फैमिली से ही रहेगा, लेकिन एक नई फिजिकल क्वांटिटी बन जाएगी। एग्जांपल कई सारी हमने पहले भी दी हुई हैं, अब भी आप ले सकते हैं। देखें ये कितनी सारी एग्जांपल्स मैं लिख रहा हूं, जो आपको पसंद हो वो एग्जांपल आप इस्तेमाल कर सकते हैं हस्बे ज़ायका। ये है कि अगर आप एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को स्केलर फिजिकल क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करें, अगर आप सिंपली कहा जाए कि अगर एक वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये जनरल बात है, इसमें आप ये भी लिख सकते हैं। और जो अक्सर लोगों ने लिखा कि एक वेक्टर को n से मल्टीप्लाई कर दें, सॉरी ऐसे, तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाएगी। नेगेटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करें, डायरेक्शन की रिवर्स हो जाएगी। ये भी लिख सकते हैं, अगर सिंपली कहा जाए वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करें या किसी वेक्टर को किसी डिजिट से न्यूमेरिकल वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, फिर ये वाली सूरत हाल लिखेंगे। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को स्केलर फिजिकल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें, फिर यही लाजमी लिखना है। जब एक वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करें, फिर आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, फिर आप बेहतर ये है कि आप यही लिखें, ये ज्यादा कॉमन है और ज्यादा यही इस्तेमाल होता है, इसी में नंबर मिलते हैं। लो जी, ये तो था जनाब छठा क्वेश्चन। तो अब अगर आपकी इजाजत हो तो हम आगे चलें। जब तक लेक्चर का एक एक लफ्ज आप ध्यान से नहीं सुनेंगे, ध्यान से नहीं देखेंगे, लेक्चर नोट नहीं करेंगे और टेस्ट तैयार करते हुए आप उस सारे लेक्चर्स को और बुक पे जो भी मटेरियल दिया हुआ है वो आपकी फिंगर टिप्स पे नहीं होगा, कंसेप्ट्स आपके क्लियर नहीं होंगे, तब तक आप बेहतर पोजीशन पे कभी भी नहीं आ सकते। और कंपटीशन अब इतना ज्यादा है ना, अब बाकी फील्ड में तो कंपटीशन है, क्या हमारी पढ़ाने की फील्ड में ही देख लीजिए। स्टूडेंट अब किसी जमाने में सूरत हाल और होती थी, अब स्टूडेंट आता है तो कहता जी मैं पहले 2 दिन चेक करूंगा कि उस्ताद जी को, तो उस्ताद कॉम्पिटेंट है कि नहीं, समझा पाता है कि नहीं पाता। तो कंपटीशन हर फील्ड में ऐसे ही है, आपको अपनी जगह बनाना है ऐसे ही, और ये मेहनत से ही पॉसिबल है, किसी और तरीके से नहीं हो सकता। हाँ जी, तो जनाब अली 7वां जनाब खासा गलत किया हुआ अक्सर लोगों ने। क्या है जनाब सवाल, कोऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या फर्क है। देखिए कोऑर्डिनेट सिस्टम ये है, at least two mutually perpendicular lines, two mutually orthogonal lines, ये मिलकर बनाती हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस या कोऑर्डिनेट सिस्टम। आपस में परपेंडिकुलर है, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाती है रेने डेस्कार्ट्स के नाम पे। यह है कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। जबकि कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट जब लिखा होगा
2 9, ये 2 x कोऑर्डिनेट है, 9 y कोऑर्डिनेट है। कोऑर्डिनेट क्या है? इट इज डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन टुवर्ड्स एनी ऑफ द एक्सिस, किसी पॉइंट का ओरिजिन से किसी भी एक्सिस की सीमत में फासला। x कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है? ओरिजिन से x एक्सिस की तरफ को फासला। y कोऑर्डिनेट क्या है? ओरिजिन से y एक्सिस की सीमत को फासला। तो ये जनाब ऐसे करके लिखना है, कोऑर्डिनेट नाउन है, ये एक पॉइंट है, ओरिजिन से किसी भी एक सीमत को फासला। मेरा बोर्ड गंदा हो गया है, इसकी सफाई कर लो। हाँ जी जनाब वाली 8वां जी, रिजल्टेंट वेक्टर क्या है? बुक में डेफिनेशन दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 8 आपने बता देना है कि ये वो अकेला सिंगल वेक्टर है जिसकी अकेले की उतनी वैल्यू है जितनी तमाम वेक्टर्स को मिला के है। तो डायग्राम बना के आपने सिंपल सी वेक्टर ए, वेक्टर बी और ये आर, वेक्टर का निशान डालना नहीं भूलना, वो ध्यान रखना है कहाँ कहाँ निशान डालना है वेक्टर का। तो जनाब ये तो था 8वां क्वेश्चन। 9वां जनाब वाली क्या कहता है? 9वां कहता है कि डिफाइन एंड गिव एग्जांपल्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट। डेफिनेशन डॉट प्रोडक्ट ये हमने 2 डिस्कस की हुई है, जो मेजर है आपने वो लिखनी है। कौन सी? इट इज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। ये दूसरी सादा सी डेफिनेशन है, पाकिस्तानी सीधे सी। when the two vectors are multiplied in such a way then the resultant is a scalar quantity, then the product is called scalar product or dot product। ये सादा सी है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, लिख दें तो ठीक है, पहली बारी लाजमी लिखनी है। एग्जांपल बेटा जी 5 एग्जांपल्स आपको दी हुई है, कम से कम 3 तो लिखे वापस करेंगे भाई। पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, और क्या थी जनाब वाली? वर्क सबसे हमने ज्यादा डिस्कस भी की थी। एफ डॉट डी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट बी, और फला फला फला। आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन देख रहे हैं ना? मैं देख रहा हूँ। 10वां शॉर्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 10वां शॉर्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू। बेटा ये डायरेक्ट ही नहीं लिखना, डायरेक्ट तो मैंने लिख दिया आपको, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जी के डॉट बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जी, यहाँ पे स्टेटमेंट है इसकी मैंने इधर कर दिया, प्लस बी जी के। तो आपने पहले ए एक्स का इस सब के साथ प्रोडक्ट लेना है, ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई ऐसे करके, प्लस ए एक्स बी वाई आई डॉट जे प्लस ए एक्स बी जी आई डॉट के प्लस, अब ए वाई को शुरू कीजिए, ए वाई बी एक्स जे डॉट आई प्लस ए वाई बी वाई जे डॉट जे प्लस ए वाई बी जी जे डॉट के प्लस, अब ए वाई खत्म हो गया, ए जी शुरू कीजिए, ए जी बी एक्स के डॉट आई। आप समझ गए होंगे अब क्या लिखना था आपने और गलती कहाँ पे की है आपने। डिटेल से काम करना है, आपने समझाना है पेपर चेक करने वाले को, कोई लूप होल छोड़ नहीं देना आपने। जैसे वाले साहब से कोई फंड निकलवाने के लिए, नया मोबाइल लेने के लिए मिलता नहीं कि दलीलें देते हैं कि उसके फायदे क्या हैं, ऐसे समझाना है। हाँ मान ली गई, ऐसे समझाना है, तब नंबर मिलेंगे जाके। आई डॉट आई बचेगा, आई डॉट जे भी 0 हो गया, आई डॉट के भी, जे डॉट आई भी, जे डॉट जे बचेगा। तो एंड पे ये ऐसे करके लिखना है बेटा जी। ए लो जनाब, ऐसे करके प्रूव हुआ है ये। अभी तो आपसे क्वेश्चन पूछना था, प्रूव दैट आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के इज इक्वल टू 1, वो भी आपने जैसे करवाए हुए वैसे करना था। तो काम डिटेल से कीजिए, जब आप सवाल का जवाब लिखें तो ये ख्याल रहे कि आपने समझाना है, तब बात बनेगी, ऐसे नहीं।